नमस्कार, मैं संजय कुमार। किस्से वाला लाया है कमलेश्वर की कालजयी कथा जॉर्ज पंचम की नाक। पढ़ने से चूक गए हो तो सुन लीजिए ये विख्यात हिंदी कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ II अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज लंदन के अखबारों में ये खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरा ने हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। ये कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वाएं हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़रीनों की तरह सिंगार कर दिया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे कि किसी वक्त आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने भी रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में। ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत तो भाई दोनों तरफ थी। यह आंदोलन अपनी जगह चल रहा था। उधर जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध शुरू हो रहा। उसी जमाने में ये हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे और नाक चली गई। रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो। यकाएक ये परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी एक मत से इस बात पर सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और ये तय किया गया कि हर हाल में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो बढ़िया कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास थे।
उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि नाक लग जाएगी, पर मुझे पता होना चाहिए कि लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से आया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि ये बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैर, मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दारोमदार अब आप पर है। आखिर मूर्तिकार को बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, पत्थर के किस्म का पता ठीक नहीं चलता तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत बस खोज लाने की है और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरों पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका करके खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है हमारी अकल पर। विदेशों की सारी चीज हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक की स्लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास तो था ही। दिल्ली से वो बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली और नापी। वो गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नापा, जोखा और फिर बिहार की तरफ चल पड़ा। बिहार होता हुआ वो उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि के सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ आखिरकार पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कराया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब थोड़ी बहुत बड़ी ही निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट आ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर इन तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ था, बस नाक नहीं थी। बात फिर हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत का क्या मतलब रह जाएगा, और ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया। उसने अपनी पहली शर्त दोहराई,
जिस कमेटी में बैठक हुई थी उसके दरवाजे एक बार फिर बंद कर दिए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक चुन ली जाए और उसे लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और फिर धीरे से बोला, आप लोग घबराते हैं, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाजत दीजिए, मुझको बस इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लॉट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने न पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, उसे वो भी मदद दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, और वो दिन आ ही गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक और बात गौर करने लायक थी। उस दिन देश में किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वो भी बुद्ध के लिए। तो ये थी महान कथाकार कमलेश्वर की लिखी कथा जॉर्ज पंचम की नाक, जो 1961 में प्रकाशित हुई थी। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। तब तक किस्सा गो संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार। किस्से वाला किस्से कभी खत्म नहीं होते, जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।